वीरगढ़ का राजा राजा वीर अपने दरबार में अपनी पत्नी रानी मोहिनी के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा। साधु को देखकर राजा वीर चौंकते हुए बोला, हम अपने राज्य के लगभग सभी साधुओं और संतों को जानते हैं, हमने आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? महाराज, मैं हिमालय की चोटी में हमेशा तपस्या में लीन रहता हूँ। मैं आपकी यहाँ पर सहायता करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो सहायता सारे संसार से जुड़ी हुई है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं अपनी तपस्या में लीन था कि तभी मुझे तेरे राज्य की ओर एक भारी विपत्ति होती हुई आई दिखाई दी, जो कि धीरे धीरे सारे संसार में फैल गई। यह सुनकर राजा वीर सिंह बुरी तरह से घबराते हुए बोला, तो फिर इसका उपाय बताइए साधु महाराज। चिंता मत करो राजन, जब तुम्हें तुम्हारे राज्य में भारी विपत्ति आती हुई दिखाई दे और तुम्हें तुम्हारा ही किला छीनता हुआ दिखाई दे, तो तुम मुझे उस समय तलाश करना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना बोलकर साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इधर प्रतापगढ़ का राजकुमार अर्जुन अपने बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सैनिक वहां आकर उससे बोला, जल्दी चलिए राजकुमार, आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं है, उन्होंने आपको तुरंत याद किया है। सैनिक की बात सुनकर राजकुमार अर्जुन दौड़ता हुआ अपने पिता के कक्ष में पहुंच गया। क्या हुआ पिताजी? सैनिक ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत सही नहीं है। अपने पुत्र की बात सुनकर अर्जुन का पिता राजा विक्रम फीकी मुस्कान लिए हुए बोला, सैनिक ने तुम्हें सही बताया अर्जुन। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी ही तुम्हें प्रतापगढ़ का महाराज घोषित कर देता हूँ। पिताजी, अभी आप बहुत साल जिएंगे और मैं अभी राजा नहीं बनना चाहता। एक न एक दिन तो तुम्हें राजा बनना ही है अर्जुन। आखिर तुम कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? और परंपरा के अनुसार राजा बनने से पहले तुम्हें एक साधारण स्त्री से विवाह करना होगा, और फिर जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारी एक पत्नी ही तुम्हारी जीवन संगिनी रहेगी। तुम और राजाओं की तरह फिर कभी दूसरा या तीसरा विवाह नहीं कर सकते। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूबता हुआ अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, आखिर ये क्या रहस्य है? मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि हमारे परिवार में राजा बनने से पहले किसी साधारण स्त्री से विवाह किया जाता है और उसके बाद ही उसे राजा घोषित किया जाता है, और फिर वह दूसरे राजाओं की तरह दूसरा विवाह भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? अपने पुत्र की बात सुनकर राजा विक्रम अर्जुन को बहुत ही गौर से देखते हुए रहस्यमयी अंदाज में बोले, श्राप से बचने के लिए। अपने पिता की जुबान से यह शब्द सुनकर अर्जुन आश्चर्य से बोला, श्राप? कैसा श्राप? एक ऐसा श्राप जो वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पीछे चला आ रहा है कि अगर हम और राजाओं की तरह विवाह किसी राजकुमारी से करेंगे तो उसका होने वाला पुत्र शापित होगा, और वो शापित राजकुमार किसी भी स्त्री से अगर विवाह करेगा तो उस स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। मतलब हमारे आने वाला वंश समाप्त हो जाएगा। बरसों पहले एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महाराज ने हमारे पूर्वजों को श्राप से बचने के लिए यही एक तरीका बताया था। जब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब उस साधु की बात को मानते आए हैं, और यह तुम्हें भी माननी होगी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अर्जुन हंसते हुए बोला, मैं इन बातों को नहीं मानता पिताजी, और मैं किसी राजकुमारी से ही विवाह करूंगा।
और मुझे विश्वास है कि मेरा होने वाला पुत्र शापित नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। अगर तुम किसी राजकुमारी से विवाह करोगे और उस राजकुमारी से तुम्हारा जब राजकुमार पुत्र पैदा होगा, वो राजकुमार शापित होगा और उसके शापित होने की निशानी यह होगी कि जब भी वह अपनी पत्नी को स्पर्श करेगा, वह एक राक्षस में परिवर्तित हो जाएगा और अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार डालेगा, मगर उसे याद नहीं रहेगा कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। परंतु धीरे धीरे करके वह पूरी तरह से राक्षस में परिवर्तित होकर सारे संसार को खत्म कर देगा। पिताजी, मैं पड़ोसी राज्य के राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ और मैंने उसे वचन दिया है कि मैं विवाह उससे ही करूँगा। और आप जानते हैं पिताजी कि अगर आपका पुत्र राजकुमार अर्जुन अगर किसी को वचन दे दे तो फिर भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं, वह अपना वचन नहीं तोड़ेगा। राजकुमार अर्जुन वहाँ से चला गया। राजा विक्रम ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार अर्जुन पत्थर की तरह अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा विक्रम को हार माननी पड़ी। कुछ ही समय में राजकुमार अर्जुन ने पड़ोस की राजकुमारी सुलेखा से विवाह कर लिया और राजा अर्जुन ने राजकुमार अर्जुन को प्रतापगढ़ का राजा घोषित कर दिया। कुछ ही समय के बाद विक्रम इस संसार को छोड़कर चला गया। इस घटना के 20 वर्ष बाद राजा अर्जुन अपने मंत्री चतुरसेन के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त था कि तभी उसका पुत्र जो कि अब 20 वर्ष का हो चुका था, वहाँ पर आकर अपने पिता राजा अर्जुन से बोला, पिताजी, मैं कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार अशोक, तुम्हारा रोज रोज यूं शिकार पर जाना मुझे तुम्हें संदेश के घेरे में प्रकट कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। राजकुमार अशोक, तुम जब भी शिकार खेलने के लिए जाते हो तो अकेले क्यों जाते हो? मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम सैनिकों को क्यों नहीं ले जाते? मुझे लगता है तुम शिकार खेलने नहीं बल्कि कहीं और जाते हो। अब मुझे वजह बताओ कि तुम कहाँ जाते हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से झेपता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है पिताजी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक वहाँ से चला गया। तभी मंत्री चतुरसिंह मुस्कुराता हुआ राजा अर्जुन से बोला, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार राजकुमार अशोक के पीछे कुछ सैनिकों को नजर रखने के लिए भेजा था और उन सैनिकों ने मुझे एक बहुत ही अच्छी सूचना दी है, तो फिर हम उस सूचना को जरूर सुनना चाहेंगे। महाराज, आपके पुत्र अब जवान हो गए हैं। राजकुमार अशोक रोज पड़ोस की राजकुमारी कर्णिका से मिलने के लिए जाते हैं। यह सुनकर राजा अर्जुन प्रसन्न होकर बोला, यह तो बहुत ही अच्छी बात है मंत्री चतुरसिंह, परंतु अगर ऐसी ही बात थी तो राजकुमार अशोक को मुझे बता देनी चाहिए थी। वैसे भी अब वह विवाह के योग्य हो गए हैं और इस राज्य को संभालने के योग्य भी हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जब प्रतापगढ़ राज्य के राजा चुने गए थे तब आपकी आयु भी इतनी ही थी जितनी इस समय राजकुमार अशोक की है। इधर राजकुमार अशोक एक बगीचे में राजकुमारी कर्णिका के साथ बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने पिता को मेरे पिता के पास मेरा हाथ मांगने के लिए भेज देना चाहिए। आखिर हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? तुम मेरे पिता को नहीं जानती राजकुमारी। मेरे पिता ने अब तक पता लगा लिया होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी कर्णिका चौंकती
हुई बोली, परंतु तुम तो बोल रहे थे कि तुम अपने पिता से बोलकर मुझसे मिलने के लिए आते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने पिता से शिकार करने को कहकर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, परंतु मेरे पिता बहुत चालाक हैं। वो आंख बंद करके किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने अब तक सैनिकों को मेरे पीछे लगाकर यह पता लगा ही लिया होगा कि मैं शिकार करने नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। राजकुमार अशोक की बात सुनकर राजकुमारी कड़िका मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद राजकुमार अशोक राजकुमारी से मिलने के बाद अपने घोड़े पर बैठकर कि तभी राजकुमार अशोक ने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में छिपा हुआ एक सुंदर हिरनी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। यह देखकर राजकुमार अशोक का हृदय पिघल गया और वह अपने आप से बोला, अगर मैंने इस हिरनी की जान नहीं बचाई तो यह भेड़िया बेचारी इस हिरनी को मार देगा और इस हिरनी के बच्चे यही समझेंगे कि उसकी माँ उनके लिए खाना लेने गई है। मुझे कैसे भी करके इस हिरनी को बचाना होगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक ने अपना धनुष निकाल लिया और उस पर तीर चढ़ा दिया और बड़ी ही फुर्ती से उसने तीर से सीधे भेड़िए पर वार कर दिया। भेड़िया एक चीख के साथ वहीं पर शांत हो गया। यह देखकर हिरनी बहुत गौर से राजकुमार अशोक को देखने लगी। हिरनी को अपनी ओर देखता देख राजकुमार अशोक आश्चर्य से बोला, अजीब बात है, भेड़िए की चीख सुनकर हिरनी को भाग जाना चाहिए था, मगर यह तो मुझे ऐसे गौर से देख रही है मानो कि हिरनी नहीं बल्कि कोई स्त्री हो, मतलब मनुष्य। यह कोई आम हिरनी नहीं हो सकती। तभी वो हिरनी एक स्त्री की आवाज में राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, तुम वाकई बहुत दयालु हो राजकुमार अशोक, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मैं तुम्हें वह रहस्य कभी न बताती जो कुछ समय बाद तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम तो एक हिरनी हो, फिर तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई साधारण हिरनी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मायावी हिरनी हूँ। मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाऊँगी यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना जरूरी यह है राजकुमार अशोक कि तुम एक शापित राजकुमार हो। शापित राजकुमार? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम शापित हो, मगर तुम इस बात को नहीं जानते। जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे, तुम उसी समय एक राक्षस में परिवर्तित हो जाओगे और अपनी पत्नी की अपने ही हाथों से हत्या कर दोगे। परंतु राजकुमार अशोक, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस समय अपनी पत्नी की हत्या करोगे तुम अपने होश में नहीं होगे, परंतु बाद में धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम शापित हो। तुम्हारे खानदान पर लगा हुआ श्राप का रहस्य वीरगढ़ के किले में छुपा हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखना, परंतु तुम मेरे बताए हुए रहस्य को तुम अपने महल में जाते ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम भयानक श्राप की चपेट में हो। परंतु तुम चिंता मत करो, अगर तुम भूल भी गए फिर भी मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है। इतना बोलकर हिरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई। राजकुमार अशोक आश्चर्य के साथ वहाँ से अपने महल चला गया और महल में कदम रखते ही राजकुमार अशोक उस मायावी हिरनी के बारे में सब कुछ भूल गया। राजकुमार अशोक अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि तभी वहां उसका पिता राजा अर्जुन आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला,
मुझे मंत्री चतुर सिंह ने सब कुछ बता दिया है राजकुमार अशोक। राजकुमार अशोक चौंकता हुआ अपने पिता की ओर देखकर बोला। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मुझे सब पता लग गया है अशोक। अब तुम्हें राजकुमारी कर्णिका से छुप छुप कर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कल ही उनके पिता से बात करके तुम्हारा विवाह उनकी पुत्री राजकुमारी से संपन्न करा दूंगा। कुछ ही दिनों में राजकुमार अशोक का विवाह राजकुमारी कर्णिका से संपन्न हो गया। राजकुमारी कर्णिका कक्ष में बैठी हुई राजकुमार अशोक का इंतजार कर रही थी कि तभी राजकुमार अशोक वहां पर आ पहुंचा। मगर जैसे ही राजकुमारी की नजर अशोक पर पड़ी, उसके गले से दहशत से चीख निकल गई। यह आपको क्या हो गया है राजकुमार अशोक? आपका चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? राजकुमार अशोक का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसके हाथ भेड़ियों जैसे पंजे में परिवर्तित हो चुके थे। राजकुमार अशोक राक्षसों की तरह हंसता हुआ बोला, तुम्हारे चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर भयानक हो चुके राजकुमार अशोक ने अपने भेड़िए जैसे पंजे राजकुमारी की गर्दन में गाड़ दिए। राजकुमारी एक चीख के साथ वहीं पर शांत हो गई। चीख की आवाज कक्ष के बाहर भी टकराई थी। कुछ ही देर में सैनिक वहां पर आ पहुंचे। सैनिकों ने देखा कि राजकुमार अशोक के हाथ खून से लथपथ थे और वह बेहोशी की अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ था और राजकुमारी मृत पड़ी हुई थी। सैनिक तुरंत दौड़ते हुए राजा अर्जुन के कक्ष में पहुंच गए। एक सैनिक कांपते हुए राजा अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, महाराज, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राजकुमार अशोक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तभी दूसरा सैनिक राजा अर्जुन से बोला, महाराज, एक बात बड़ी ही अजीब है। राजकुमारी की गर्दन पर बहुत ही गहरा घाव है, परंतु कक्ष में न कोई तलवार है और न ही कोई चाकू। फिर यह कैसे संभव हो सकता? सैनिकों की बात सुनकर राजा अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अचानक उसके दिमाग में अपने पिता के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। वह सर पकड़कर अपने आप से बोला, इसका मतलब पिताजी सही कह रहे थे। काश मैं उनकी बात मान लेता। मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे का जीवन तबाह कर दिया। राजकुमार अशोक वास्तव में श्रापित हो चुके हैं। इतना बोलकर राजा अर्जुन अपने सैनिकों से बोला, जाओ, राजकुमार के उठने से पहले राजकुमारी का अंतिम संस्कार कर दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद जब राजकुमार अशोक को होश आया तो उसने अपने सामने अपने पिता राजा अर्जुन को पाया। क्या हुआ पिताजी? आप मेरे कक्ष में क्या कर रहे हैं? मेरी पत्नी कहाँ है? राजा अर्जुन राजकुमार अशोक को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजकुमार। काश मैं अपने पिता की बात मान लेता तो आज तुम श्रापित राजकुमार नहीं होते। अचानक राजकुमार अशोक का सर घूमने लगा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अचानक राजकुमार अशोक चीखते हुए उठ बैठा। उसके पिता मंत्री चतुर सिंह के साथ उसके कक्ष में ही बैठे हुए थे। क्या हुआ राजकुमार अशोक? क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? हाँ पिताजी, मैंने अपने सपने में एक किला देखा। मैंने देखा कि उस किले में एक ऐसा रास्ता भी है जो पाताल लोक की तरफ जाता है। अपने सपने में मैं उस किले के निचले हिस्से में सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक गोल आकार के रंग बिरंगी किरणों से स्वर्ण द्वार बन गया। मैंने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया तो मैंने अपने आप को एक महल में पाया जहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। अचानक उस बूढ़ी स्त्री का चेहरा बेहद भयानक हो गया
और वह मुझे देखकर हंसती हुई कहने लगी कि वह देखो श्रापित राजकुमार। राजकुमार अशोक की बात सुनकर मंत्री चतुर सिंह राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, राजकुमार अशोक, अगर ये सपना आपको दोबारा आए तो मुझे जरूर बताना। हो सकता है कि यह आपके लिए कोई संकेत हो। उस दिन के बाद राजकुमार अशोक को रोज रोज वह सपना आने लगा। एक दिन राजकुमार अशोक मंत्री चतुर सिंह से बोला, मुझे अब सपना बार बार आ रहा है मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार अशोक, क्या आपको अपने सपने में दिख रहा वह किला याद है? हाँ, मुझे याद है। मैंने आज एक कारीगर को बुलवाया है। आप उसे अपने सपने में दिख रहे उस किले की बनावट के बारे में बताना। वो हूबहू उस किले की तस्वीर को कागज के पन्ने पर उतार देगा। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में प्रतापगढ़ का एक जाना माना कारीगर वहां आ पहुंचा। राजकुमार अशोक उसे किले की बनावट और सुंदरता के बारे में बताने लगा। उस कारीगर ने एक कागज का टुकड़ा राजकुमार अशोक को पकड़ा दिया। राजकुमार अशोक कागज में बने हुए उस किले को देखकर मंत्री चतुर सिंह से बोला, ये किला तो हूबहू वही किला है जो मुझे अपने सपने में दिखाई देता है। उस किले की तस्वीर को देखकर मंत्री चतुर सिंह बोला, राजकुमार अशोक, राजकुमार अशोक, यह किला तो वीरगढ़ के राजा वीर का किला है। मैं इस किले को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अचानक राजकुमार अशोक की आंखें हरी हो गईं और वह क्रोधित अवस्था में मंत्री चतुर सिंह की ओर देखकर बोला, वीरगढ़ के राजा को हमारी तरफ से एक सैनिक भेज उसे कहो एक हफ्ते के अंदर अंदर वह उस किले को खाली कर दे, नहीं तो हम अपनी सेना लेकर उसके किले में घुस जाएंगे और उसके परिवार को मारकर उसके किले को अपने कब्जे में कर लेंगे। यह सुनकर राजकुमार अशोक का पिता बुरी तरह से चौंक पड़ा। सच तो यह था कि उसे अपने पुत्र से इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? युद्ध अच्छा नहीं होता। मैंने आपसे आपकी सलाह नहीं मांगी पिताजी। मैं जो बोल रहा हूँ उसे करिए। मत भूलो राजकुमार अशोक कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और अभी भी प्रतापगढ़ का राजा हूँ। तभी राजकुमार अशोक कुटिल मुस्कान लिए हुए अपने पिता की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, और आपको हटाना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। इतना बोलकर राजकुमार अशोक गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। तभी मंत्री चतुर सिंह राजा अर्जुन से बोला, महाराज, राजकुमार जो कह रहे हैं उसे करिए। मुझे लगता है कि उनके ऊपर अब श्राप हावी होने लगा है, वरना मैं राजकुमार को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह तो दयालु हैं। तुम सही कह रहे हो। अब मुझे वह सब कुछ समझ आ रहा है। पिताजी ने कहा था कि जैसे ही श्रापित राजकुमार अपनी पहली पत्नी को स्पर्श करेगा, वह राक्षस के रूप में आकर अपनी पत्नी को मार देगा। शायद वही राक्षस राजकुमार के ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगेगा। कुछ ही देर में एक सैनिक वीरगढ़ के राजा वीर के सामने खड़ा हुआ था। राजा वीर जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसके बगल में उसकी पुत्री राजकुमारी सुकन्या बैठी हुई थी। राजकुमार अशोक का सैनिक राजा वीर सिंह की ओर देखकर बोला, प्रतापगढ़ के राजकुमार अशोक का आदेश है कि राजा वीर सिंह अपने परिवार सहित इस किले को खाली कर दें। अगर उन्होंने उनका आदेश मानने से इनकार किया तो वह अपनी सेना लेकर उनके राज्य में तबाही मचा देंगे और जो भी मिलेगा उसे खत्म कर देंगे। यह सुनकर राजा वीर सिंह गुस्से से सैनिक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका मंत्री भैरव सिंह सैनिक से बोला,
हम इस बारे में सोच विचार करने के बाद इस बात का जवाब देंगे। तब तक मैं आपके ठहरने के लिए अतिथि का कमरा तैयार करवा देता हूँ। सैनिक वहाँ से चला गया। राजा वीर सिंह अपने मंत्री से बोला, ये तुमने क्या कहा? हम उसे जवाब देना चाहते थे। महाराज, आप शायद राजकुमार अशोक के पिता अर्जुन को नहीं जानते। उनके पास हमारे सेना से बहुत अधिक सेना है और हमारे योद्धाओं से अधिक बलशाली योद्धा हैं। अगर वह हमारे राज्य में घुस आए तो तबाही मचा देंगे और आप चाहकर भी उनसे जीत नहीं पाएंगे। यह सुनकर राजा वीर सिंह बुरी तरह से चिंतित हो गया। अचानक उसकी पत्नी रानी मोहिनी वहाँ आकर बोली, लगता है 20 वर्ष पहले साधु महाराज ने इस राज्य की तबाही की जो भविष्यवाणी की थी वो सच होने वाली है। यह सुनकर राजा वीर सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा और रानी मोहिनी से बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे याद है कि उस समय साधु महाराज ने कहा था कि बहुत जल्द मेरे राज्य में भारी विपत्ति आने वाली है और यह भारी विपत्ति का ही संकेत है। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम उन्हें तलाश करोगे। मुझे लगता है कि वह समय आ चुका है। राजा वीर सिंह पागलों की तरह साधु को तलाश करने लगा। कुछ घंटे जंगलों की खाक छानने के बाद अचानक राजा वीर सिंह को वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। राजा वीर सिंह तुरंत वहां पहुंचकर सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, यह मेरे राज्य में भारी विपत्ति के संकेत हैं साधु महाराज, चलो मेरे साथ। साधु राजा वीर सिंह के साथ तुरंत महल में आ गए और राजा वीर सिंह की ओर देखकर बोले, राजकुमार अशोक को उसके पिता सहित अपने महल में आमंत्रित करो। वीर सिंह ने ठीक वैसे ही किया। अगले दिन राजकुमार अशोक अपने पिता के साथ राजा वीर सिंह के साथ महल में खड़ा हुआ था। राजकुमार अशोक मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वीर सिंह कि तुमने बगैर युद्ध लड़े हार मान ली, लेकिन तुमने अच्छा फैसला किया, क्योंकि अगर तुम मुझसे युद्ध लड़ते तो तुम्हारी हार निश्चित थी। तभी वहाँ पर साधु आ पहुँचा और राजकुमार अशोक की ओर देखकर गौर से देखता हुआ बोला, राजकुमार अशोक, मैं जानता हूँ कि तुम दयालु हो और इस समय यह शब्द तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस श्राप के हैं। वो श्राप धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर एक राक्षस में परिवर्तित होता जा रहा है। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से सिंदूर निकालकर राजकुमार अशोक के ऊपर फेंक दिया। अचानक राजकुमार अशोक को ऐसा महसूस हुआ मानो वह नींद से जागा हो। यह मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने महल में था, चलो मेरे साथ। साधु राजकुमार अशोक, राजा अर्जुन और राजा वीर को उसके महल के निचले हिस्से की ओर ले गया। महल के निचले हिस्से को देखकर राजकुमार अशोक आश्चर्य से बोला, यह तो वही है जो मैं अपने सपने में देखा करता था। राजकुमार अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक गोल द्वार प्रकट हो गया। साधु उन सब की ओर देखकर बोला, हम सबको इस स्वर्ण द्वार के अंदर की ओर प्रवेश करना होगा। और सबने ठीक ऐसा ही किया। कुछ देर में वह एक महल में खड़े हुए थे, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत गुस्से से उस साधु की ओर देख रही थी। तुझे क्या लगता है साधु कि तू मेरे दिए हुए श्राप को इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मैं जानता हूँ कि तू पाताल लोक की एक राक्षसी है। वर्षों पहले तेरी पुत्री राजकुमार अशोक के पूर्वजों में से राजा सिंघम से प्रेम कर बैठी थी, मगर राजा सिंघम जानता था कि वह पाताल लोक की एक राक्षसी है, इसलिए उसने उसकी तलवार से हत्या कर दी और तूने अपनी पुत्री की हत्या का बदला लेने के लिए अपने काले जादू की शक्ति के जोर पर
श्राप दे दिया, जिसका खामियाजा राजा सिंघम की आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ा। परंतु अब समय आ गया है तेरे श्राप का अंत करने का। यह सुनकर बूढ़ी औरत क्रोधित अवस्था में बोली, मूर्ख साधु, मैंने राजकुमार अशोक के पूर्वजों को श्राप दिया, परंतु वह मुझसे ज्यादा चतुर निकले। उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप का तोड़ एक साधु से पूछा, जो कि वह जानता था जब तक उसके पूर्वज साधारण स्त्री से विवाह करते आए थे। मगर अर्जुन ने अपने पिता की बात नहीं मानी और बदले में उसका पुत्र राजकुमार अशोक श्रापित हो गया। अब यह धीरे धीरे राक्षस में परिवर्तित हो जाएगा और पृथ्वीवासी के सारे इंसानों को खत्म कर देगा। वर्षों बाद मुझे यह दिन देखने को मिला है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तभी साधु राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोले, तुम्हें अपने राक्षसी रूप में आना होगा, क्योंकि तुम ही इस बूढ़ी औरत को समाप्त कर सकते हो। इतना बोलकर साधु ने एक अपनी झोली से सिंदूर निकालकर राजकुमार अशोक के ऊपर फेंक दिया। अचानक राजकुमार अशोक राक्षस के रूप में आ गया और उसने बूढ़ी औरत पर हमला कर दिया। हमला करते ही उस बूढ़ी औरत के शरीर में आग लग गई, वह जलकर राख हो गई। तभी वहाँ पर वही हिरनी प्रकट हो गई और राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, कुछ याद आया राजकुमार? हाँ, मुझे याद आया। तुम मुझे जंगल में मिली थी और तुमने मुझे चेतावनी की थी, परंतु मुझे तुम्हारे बारे में ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि तुम शापित थे और मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, परंतु मैं तुम्हारी फिर भी सहायता करूंगी। सपने में ही इस किले को तुम्हें दिखाती थी। मैं जानती थी कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। दरअसल वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों का शासन बहुत राज्यों पर था, उसमें से वीरगढ़ भी आता था। तब तुम्हारे पूर्वज इसी वीरगढ़ किले में रहा करते थे और इसी वीरगढ़ किले के एक हिस्से में पाताल लोक का द्वार खुलता है। और मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से यह जान लिया था कि तुम्हारे श्राप का अंत ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं किया गया तो दुनिया संकट में आ जाएगी। इसीलिए मैं 20 वर्ष पहले राजा वीर सिंह के पास आया था। अब तुम सुरक्षित हो। साधु ने इतना कहा ही था कि हिरनी वहाँ से गायब हो गई और सभी लोगों ने अपने आप को राजा वीर सिंह के